दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड। इसमें हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों ये जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम हल करेंगे, ये वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गिरनार शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रदामन, रुद्रसेन प्रथम और खारवेल से। तो सही उत्तर है गिरनार शिलालेख एक प्रशस्ति है जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने औजार और हथियार नवपाषाण काल के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके चिरंद, छोटा नागपुर, चुनार और झूसी। तो सही उत्तर है दोस्तों चिरंद। वीके सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक स्थान से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ से हिरण के सींगों से निर्मित हथियार और औजार मिले हैं। तो याद रखिएगा चिरांद जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका नाम क्या है? तो यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ के मंत्रों का संग्रह है और इनका प्रयोग अर्धव्यु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। और सही उत्तर है कि यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था? तो ऑप्शन है आपके देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु और बलि पशु। तो सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला जो बैल था वो एक पवित्र पशु था जिसकी पूजा की जाती थी, इसकी पूजा और उपासना की जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे किससे? ऑप्शन है आपके पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से और पक्की ईंटों से। तो जो खुदाई के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से घर बनाते थे। ईंटें जो बनी होती थीं वो चतुर्भुजाकार थीं और भवन 3 प्रकार के हैं, निवास गृह, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार। अगला प्रश्न है महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं दोस्तों प्राचीन ग्रंथ है हमारा महाभाष्य, इसके रचना पतंजलि हैं। पतंजलि जो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप जानते हैं ब्राह्मण वंश का संस्थापक था जो कि शुंग वंश कहा जाता है और पतंजलि महाभाष्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांव के कार्यों को देखता था वो क्या कहलाता था? ऑप्शन है आपके सभा, नायक, आयागार और प्रधानी। तो दोस्तों देखिए आयागार जो समूह होता था विजयनगर साम्राज्य में वो 12 अधिकारियों का समूह था जो कि गांव के कार्यों को देखता था। दोस्तों इस व्यवस्था में होता ये था कि ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, इसको आयागार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पूर्व जैन धर्म ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों प्राकृत। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के धर्मगुरुओं ने अपने उपदेश दिए हैं और बौद्ध धर्म ने पाली भाषा में अपने जो हैं उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में जो कि जन सामान्य की भाषा थी उन्होंने भी संस्कृत का बहिष्कार किया और जैन धर्म ने भी प्राकृत को अपनाकर संस्कृत का बहिष्कार किया था क्योंकि संस्कृत श्रेष्ठ जनों की भाषा थी और प्राकृत जो था वो सामान्य जन की भाषा थी। अगला प्रश्न है, घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और अशोक की मृत्यु। तो सही उत्तर है दोस्तों सबसे पहले आएगा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था
उसके बाद अशोक की मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में। फिर कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में होता है और 375 ईस्वी से 415 तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सबसे पहले कलिंग युद्ध, उसके बाद अशोक की मृत्यु, फिर कनिष्क का राज्याभिषेक और अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, सभी जानते हैं। रामायण के रचनाकार कौन हैं? तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। देखिए यहाँ पे तुलसीदास का भी ऑप्शन है। तुलसीदास अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जबकि रामायण संस्कृत भाषा में है, इसके रचनाकार वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कौन सा असत्य कथन है? तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है और सातवाहन ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे और भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। तो दोस्तों ऊपर के जो ऑप्शन हैं 1, 2, 3 वो सब सही हैं। देखिए लेकिन जो ये कह रहे हैं चौथे विकल्प में कि भारतवर्ष में सिक्कों का चलन हर्षवर्धन के द्वारा आरंभ किया गया था, ये सही नहीं है। हर्ष से पहले भी सोने के सिक्के चलाने का जो है प्रचलन था। अगला प्रश्न है धर्म शब्द का रूपांतर धम्म किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है ये प्राकृत भाषा से संबंधित है। धम्म, धर्म का जो रूपांतरण है आसान भाषा में धम्म, ये संस्कृत के धर्म का ही रूपांतरण है। ये प्राकृतिक रूपांतरण है। तो अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि किम चू धम्मे, यानी धम्म क्या है? इसका उत्तर वह दूसरे और 7वें स्तंभ के लेखों में देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों सिकंदर जो था वो विश्व विजेता का स्वप्न देखने वाला था और विश्व विजेता सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। उसका आक्रमण भारत पर 326 से 327 ईस्वी के बीच हुआ था। तो सही उत्तर है 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है अजात शत्रु राजा था कहाँ का? तो अजात शत्रु दोस्तों हर्यक वंश का राजा था जो कि मगध का शासक था। इसको कुणिक भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है अंग, कौशल, विदेह या इनमें से किसी का नहीं। तो सही उत्तर है इनमें से किसी का नहीं, क्योंकि अजात शत्रु मगध का राजा था। अगला प्रश्न है कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थीं? ऑप्शन है आपके संगमरमर, सिलेट पत्थर, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर। तो दोस्तों मथुरा जो कि मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था, यहाँ पर मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थीं और कनिष्क के समय में मथुरा कला शैली का जन्म मथुरा में हुआ था। अगला प्रश्न है चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? तो ऑप्शन है आपके सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों सामान्य ग्राम सभा। चोलों के शासनकाल में स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वशासन प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उर जो है ये सभा, देखिए उर को सामान्य ग्राम सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किस विद्वान ने सिद्ध किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर और भारवी। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वाराहमिहिर ने यह सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ऑप्शन है आपके कांची, मदुरई, महाबलीपुरम और तिरुचिरापल्ली। तो सही उत्तर है पल्लवों के शासनकाल में कांची जो है ये संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए सूरसेन दोस्तों ये हो जाएंगे मथुरा। गांधार जो है इसका देखिए गांधार का हो जाएगा तक्षशिला। कौशल अयोध्या और वैशाली वज्र संघ। तो सही उत्तर है ये मिलान सही इसी प्रकार से हो जाएगा। क का हो जाएगा दूसरा, ख का पहला,
इसके अलावा ग का तीसरा है और घ का चौथा। देखिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें से उनकी राजधानियां हैं 16 महाजनपदों की। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, गांधार की तक्षशिला, कोसल की अयोध्या और वैशाली की वज्र संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वज्र संघ की राजधानी वैशाली थी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो सही उत्तर है टंका नामक चांदी के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे। और टंका चांदी का सिक्का था और जीतल जो है वो तांबे का सिक्का है, ये इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? तो ये था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय काल में विजयनगर के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? तो सही उत्तर है कि वह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। और कुतुबुद्दीन खिलजी ने देवगिरी नाम का नाम कुतुबाद रखा था और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा था। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी या दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का मुख्य कारण साम्राज्य के केंद्र में उसका स्थित होना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बरनी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण। तो सही उत्तर है सैनिकों के लिए जो है अस्थायी सेना का भरण पोषण खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य था। दोस्तों, बाजार नियंत्रण व्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें निश्चित की गई थीं और उनकी दरें भी निर्धारित की गई थीं। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तुगलक वंश में इब्न बतूता भारत आया था और सुल्तान ने उसका स्वागत किया था और दिल्ली का काजी भी उसे नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, सबसे पहले देखिए पृथ्वीराज चौहान की पराजय, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, फिर आएगा आपका बाजार कीमतों में सुधार और फिर राजधानी स्थानांतरण। तो देखिए, 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी। इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार कीमतों में नियंत्रण का प्रयास किया था और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। अमीर खुसरो ने तुगलक नामा की रचना की थी। इब्न बतूता रेहला का रचनाकार है। मिन्हाज सिराज, देखिए मिन्हाज सिराज तबकात ए नासरी के रचनाकार हैं और जियाउद्दीन बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। और ये सभी इतिहास या मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? तो सही उत्तर है 40 तुर्क अमीरों का समूह जो था उसको तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहा जाता है, उनको हरा दिया था। अगला प्रश्न है, मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मज्म उल बहरीन पुस्तक दारा सिकोह के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और वह चित्रकला का पारखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सर टॉमस रो को दो दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में भारत आया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 में दिए गए जो है लेखकों के नाम से पुस्तकों का सुमेलन करना है। तो यहाँ पे आइए सूची का मिलान करते हैं। देखिए, गुलशन ए इब्राहिमी ये मोहम्मद कलीम फरिश्ता की रचना है। गुलशन ए इब्राहिमी मोहम्मद कलीम फरिश्ता। उसके अलावा देखिए, तारीख़ फ़िरोज़ शाही आपने अभी देखा है, जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। मुंतखाब उत तवारीख ये रचना है अब्दुल कादिर बदायूनी की। और अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। तो सही मिलान इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन है आपके शेखजादा, मिर्ज़ा, खान खाना और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है कि भारतीय अमीर संतानों को शेखजादा कहा जाता था और चगताई वंश के शासकों द्वारा मिर्ज़ा उपाधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि खान खाना की उपाधि मुगल बादशाहों द्वारा विशेष सेवा के उपलक्ष्य में दी जाती थी और भारतीय अमीर के संतानों को शेखजादा कहा जाता था। तो इसमें से कोई भी नहीं सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति रखने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था मुगल साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाना, राजपूतों के साथ मेल मिलाप और विवाह संबंध स्थापित करके। अगला प्रश्न है, 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ पर था? तो अंग्रेजों ने भारत में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था सन 1613 में। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? याद रखिएगा, भारत के संवैधानिक विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करते हैं। भारत में पुर्तगाली व्यापार, तो ये 1503 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये सन 1600 में स्थापना हुई थी, 31 दिसंबर 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में आई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ये उत्तराधिकार अपहरण या लैप्स नीति का प्रतिपादक था। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों बंगाल की संसद और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में दोहरा शासन या द्वैत शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में दोहरे शासन का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? तो सही उत्तर है नीलकंठ नागर, एक गुजराती ब्राह्मण थे, इनके पास दीवान के पद जो है अवध राज्य में दीवान का पद रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपाही विद्रोह 1857 में प्रथम चिनगारी कहाँ से भड़की थी? तो सही उत्तर है मेरठ से प्रथम चिनगारी भड़की थी, इसलिए इसको क्रांति नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो बहाउद्दीन जकारिया, इन्होंने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों के गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनको आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया और ईश्वर या हरि को कृष्ण का नाम दिया। और दोस्तों, इन्होंने नगर कीर्तन या संकीर्तन और नगर कीर्तन रूप में भक्ति गीतों की परंपरा आरंभ की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहम्मद
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आरंभ किया था। बाद में ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। अब यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर है लाहौर में। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज जो है दोस्तों, उसकी स्थापना सबसे पहले लाहौर में हुई थी। और आर्य समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में दयानंद एंग्लो वैदिक जो है कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। इसकी स्थापना हंसराज ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। क्रिप्स मिशन 1942 इसका समय काल है। गांधी जिन्ना वार्ता ये है 1944 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो याद रखिएगा 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस। और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। नेहरू की अंतिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। वित्त मंत्री थे नेहरू के अंतरिम सरकार में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये घोषणा किसकी है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की घोषणा थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। और क्रांतिकारी तरीके से ये भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ऐसे कहा जाए कि भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल तो ये सी राजगोपालाचारी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसको लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमांत गांधी जिनको कि खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे उनको सीमांत गांधी कहा जाता है। उन्होंने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है बनाई गई पार्टी थी। और इनका जो लाल कुर्ती संगठन था, इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस जनसभा में करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो सही उत्तर है बम्बई की जनसभा में। जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित होना था या उसका प्रस्ताव किया जाना था, उस समय जो था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में करो या मारो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम की दृष्टि से कुछ घटनाओं को व्यवस्थित करना है। दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन 1905 में, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन यानी घ और सबसे बाद में आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? किस कला का? तो ऑप्शन है आपके पारसी कला, सीथियन कला, यूनानी कला और बैक्ट्रियन कला। तो सही उत्तर है यूनानी कला का सर्वाधिक प्रभाव गांधार कला पर पड़ा था। और यूनानी कला के प्रभाव से भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में जिस कला शैली का उदय हुआ था इसे गांधार शैली कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले गांधार शैली में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना वर्ष क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों 1946।
1946 में भारतीय संविधान सभा गठित हुई थी और देखिए 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ये जो है संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हिस्टोरिया डी मोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलस मनुची कहाँ का मूल निवासी था? तो सही उत्तर है दोस्तों हिस्टोरिया डी मोगोर। इस ग्रंथ का रचयिता निकोलस मनुची जो था ये वेनिस का रहने वाला था। वेनिस इटली का एक शहर है जो 14 वर्ष की आयु में भारत आया था। इसने भारत में आकर दारा शिकोह के तोपची के रूप में कार्य किया था और दारा के पराजय के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सही उत्तर है असम। असम और मेघालय का जो क्षेत्र है दोस्तों वो खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है और ये जनजाति जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच निवास करती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों को किस भाग को कहा जाता है? जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? ऑप्शन है आपके गर्भगृह, मंडप, शिखर और तोरण द्वार। तो सही उत्तर है जगमोहन जो है मंडप को कहा जाता है और उड़ीसा के देवस्थान जो साधारणतः एक वर्गाकार भवन देउल कहलाता है और सामने का भवन जो है सभा भवन वो जगमोहन कहलाता है। बड़े मंदिरों में दो और भाग होते हैं, जगमोहन के सामने नट मंदिर या नृत्य भवन और भोग मंदिर होता है। तो जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के मंडप वाले भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था रिवीजन के लिए टीजीटी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो आगे की टीजीटी पीजीटी इतिहास की परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।